स्वर्णिम क्षण में हमारे साथ है परम पूज्य जितेंद्रनाथ महाराज पीठाधीश्वर देवनाथ पीठ अंजनगांव सुरजी तथा हमारे साथ है केंद्रीय राज्य मंत्री सम्माननीय श्री संजय जी धोत्रे, माननीय श्री अतुल जी गणात्रा अध्यक्ष शंकरलाल खंडेलवाल जन्म शताब्दी समारोह समिति, आदरणीय श्री नरेंद्र जी देशपांडे विभाग संघचालक अकोला, सम्माननीय श्री गोपाल जी खंडेलवाल अध्यक्ष आयोजन समिति। और हर्ष के साथ मैं यह बताना चाहूँगी कि कुछ ही समय में हम सभी से सम्माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जुड़ने जा रहे हैं। साथ ही इस गरिमामयी उत्सव में संपूर्ण भारत से हमारे साथ अनेक विख्यात व्यक्तित्व, समाज को दिशा देने वाली अनेक हस्तियाँ, अनगिनत छात्र छात्राएं, युवा तथा अभिभावक भी जुड़े हैं। मैं इस समारोह में उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ तथा अभिवादन करती हूँ। दीपक का प्रकाश ही उसका यथार्थ परिचय है। उसी तरह श्रद्धेय श्री शंकरलाल जी खंडेलवाल उपाख्य काका जी, इनका कार्य ही उनका सही परिचय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार तथा विचारधारा पर चलते रहना, इसी एक दृढ़ संकल्प ने उन्हें अपने ध्येय तक पहुंचाया। समाज सेवा का व्रत उन्होंने आजीवन लिया। यह असीधारा व्रत उन्होंने अंतिम क्षण तक निर्वहन किया। अपने कार्य से संघ संस्कारों को परिभाषित किया। आने वाली पीढ़ी के लिए शिशुगृह से लेकर आचार्य तक की शिक्षा एक ही स्थान पर मिले, ऐसा शिक्षा का वटवृक्ष निर्माण किया। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान तथा त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। यही तत्व उनके जीवन का सार रहा है। आपकी स्मृतियों के साथ ही सभी को और विशेषतः युवाओं को प्रेरणा देने के लिए यह जन्म शताब्दी समारोह का उद्देश्य है और इस समारोह का उद्घाटन पर्व आज संपन्न होने जा रहा है। इस मंगलमय अवसर पर हमें आशीष देने हमारे साथ उपस्थित है संत श्रेष्ठ परम पूज्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज, सम्माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री नामदार श्री संजय जी धोत्रे, आदरणीय श्री अतुल जी गणात्रा अध्यक्ष शंकरलाल खंडेलवाल जन्म शताब्दी समारोह समिति, माननीय श्री नरेंद्र जी देशपांडे अकोला विभाग संघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सम्माननीय श्री गोपाल जी खंडेलवाल अध्यक्ष आयोजन समिति। इस जन्मशती उत्सव के उद्घाटन समारोह की भूमिका विशद करने के लिए मैं आदरणीय महेंद्र जी कविश्वर सचिव आयोजन समिति, इनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे प्रास्ताविक प्रस्तुत करें। उद्घाटन समारोह आज होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं आशीर्वचन देने पधारे पूजनीय जितेंद्रनाथ जी महाराज, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय संजय जी धोत्रे, हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष माननीय अतुल भाई गणात्रा, विभाग संघचालक जी आदरणीय नरेंद्र देशपांडे, हमारी आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी खंडेलवाल, इस अवसर पर उपस्थित इस शिक्षा संकुल में हम आज ये समारोह मनाने जा रहे हैं, उसकी अध्यक्षा डॉक्टर ताराबाई हतवर्णे, हमारे मार्गदर्शक और इस समारोह के प्रेरणा स्रोत है हमारे आदरणीय रवि जी गुसाई, अन्य अधिकारीगण, श्रोतागण, युवक युवतियों, हमें हर्ष हो रहा है कि 1 अगस्त 2020
से लेकर 1 अगस्त 2021 तक यह 1 साल का समारोह हम मनाने जा रहे हैं। स्वर्गीय काकाजी खंडेलवाल जन्म शताब्दी। काकाजी क्या थे, कैसे थे, ये तो बताने की वैसी आवश्यकता नहीं है। वो इतने महान थे और विविध प्रकार की शिक्षा से लेकर सामाजिक, धार्मिक ऐसी 100 संस्थाएं काकाजी की है, ऐसा कहे तो भी गलत नहीं होगा। उन्होंने ही ये स्थापित की है और बड़ी की है। नाना बीज बोए और पोता आम खाए। इस प्रकार से नाना की भूमिका, पापा की भूमिका यह हमारे काका जी ने आखिरी सांस तक निभाई। उन्होंने संघ का एक सामान्य कार्यकर्ता करके अपना जीवन व्यतीत किया। कभी मैं कुछ खास हूं, ये उनकी वेशभूषा से भी कभी पता नहीं चला। इतना सादापन रखते हुए काका जी का संपूर्ण प्रवास है। वर्णन करने जाए तो काफी बड़ा होगा, अपने पास समय नहीं है। मैं इस शुभ अवसर पर आदरणीय जितेंद्र नाथ जी महाराज, आदरणीय संजय जी धोत्रे, अतुल भाई गणेत्रा, नरेंद्र जी देशपांडे, गोपाल जी, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। संपूर्ण 1 वर्ष में हम विविध प्रकार के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसका नियोजन भी हो रहा है। यह आज का पहला समारोह है और इस शताब्दी की दृष्टि से ही हमारी समिति गठित की गई। समिति ने निर्णय लिया कि एक ग्रंथ प्रकाशित हो। ग्रंथ ऐसा हो जिसमें काका जी का कार्य और समूचे भारतवर्ष में काका जी का जो प्रवास था वो पूरा वर्णन उस ग्रंथ में हो, ताकि उसके ऊपर किसी को पीएचडी भी करने की इच्छा हो तो वो कर सके। इतना सर्वांग सुंदर ग्रंथ निर्मित उसकी हो रही है। उसका पिछले साल भर हम काम कर रहे थे। अभी वो प्रिंटिंग के लिए पहुंच गया है। साप्ताहिक, अपना साप्ताहिक विवेक करके सबको पता है। उस विवेक प्रकाशन की तरफ हमने ये सब जिम्मेदारी दी है और इस साल में साल भर तो विविध प्रकार के कार्यक्रम विविध संस्थाओं की ओर से होने वाले हैं, लेकिन आखिरी के 2 कार्यक्रम जिसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी के हाथों ग्रंथ का प्रकाशन होगा और इस साल भर के समारोह का समापन समारंभ होगा। ऐसे अलग अलग 2 कार्यक्रम होंगे। ये 2 फिक्स है। अब ये लॉकडाउन के कारण हम सब वेबिनार के माध्यम से सभी जनता के सामने जा रहे हैं। अभी इस उद्घाटन समारोह के पश्चात केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी ये वेबिनार के माध्यम से शिक्षा जीवन के लिए, जीवन राष्ट्र के लिए और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम, इस विषय पर सभी युवाओं को मार्गदर्शन करने वाले हैं। सभी कार्यक्रम इस प्रकार से साल भर में होने जा रहे हैं।
उसमें आयुर्वेद महाविद्यालय है, पूरा अर्बन बैंक है, अन्य संस्थाएं हैं। मैं आज यहाँ पर हमारे लिए खास समय निकालकर आए आदरणीय जितेंद्र नाथ जी महाराज, इनके प्रति ऋण व्यक्त करता हूँ। आभार हम व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि सभी हमारे हैं, आभार किसके किसके माने। इसलिए हम महाराज जी के ऋण में रहना चाहते हैं। आदरणीय संजू भाऊ, वो तो हमारे लिए है, हमारे ही है, हमारे परिवार के हैं, फिर भी वो केंद्रीय मंत्री है। काफी व्यस्त कार्यक्रम से उन्होंने इस समारोह के लिए आज समय निकाला, उनका भी मैं कृतज्ञ हूँ। आदरणीय नरेंद्र जी देशपांडे, हमारे अतुल भाई गणात्रा, गोपाल जी खंडेलवाल, रवि जी भूसारी, अन्य उपस्थित सभी की मैं ऋण व्यक्त करता हूँ। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। यही संदेश आज तक इस संदेश की परिभाषा के हिसाब से हम चलते आ रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे और इस समारोह के लिए सभी का सहयोग मिलते रहेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।
हमारे संस्कृति का के स्वागत करें हम अतिथि का। माननीय श्री अतुल भाई गनात्रा, अध्यक्ष जन्म शताब्दी समारोह समिति, अकोला अर्बन बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष और संचालक आदर्श गौ सेवा एवं अनुसंधान केंद्र, मैं अकोला विभाग संघचालक सम्माननीय श्री नरेंद्र देशपांडे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अतुल भाई जी का स्वागत करें। धन्यवाद। अनंत विभूषित परम पूज्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज, आज यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस महोत्सव के उपलक्ष्य पर आशीर्वचन देने के लिए आध्यात्मिक जगत के तेजस्वी महापुरुष हमारे साथ उपस्थित है। आप श्री देवनाथ पीठ अंजनगांव सुरजी के पीठाधीश्वर है। इस पीठ को 600 साल की तेजस्वी परंपरा है। आप परम पूज्य मनोहर नाथ महाराज के उत्तराधिकारी है। आपने विश्व मांगल्य सभा के माध्यम से आध्यात्म और राष्ट्रीयता का संयोग बनाकर देश स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आपकी अमृतवाणी ऊर्जादायी एवं शक्तिदायी है। मैं सम्माननीय गनात्रा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे परम पूज्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज जी का स्वागत करें। सम्माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय जी धोत्रे, हम सभी आपके अकोला मतदार संघ के संसद के रूप में गत 16 साल के कार्य के साक्षी रहे हैं। सांप्रत आप भारत सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, सूचना व तकनीकी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सक्षमता से निर्वहन कर रहे हैं। इंजीनियर होने के साथ ही आप एक सफल उद्योगपति, कृषि विशेषज्ञ, विधिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ हैं। मैं आदरणीय गोपाल जी खंडेलवाल से प्रार्थना करती हूँ कि वे सम्माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय जी धोत्रे का स्वागत करें। इस अवसर पर मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करती हूँ कि वे kakaji.khandelwal.in इस वेबसाइट का उद्घाटन अपने कर कमलों द्वारा करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं सम्माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय जी धोत्रे से निवेदन करती हूँ कि उस उपलक्ष्य पर वे अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आजच्या या हृदयस्पर्शी अशा सोहळ्याला उद्घाटक म्हणून लाभलेले परमपूज्य गुरुवर्य जितेंद्रनाथजी महाराज, प्रमुख वक्ता, आमचे मार्गदर्शक केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरी, ह्या जन्मशताब्दी स्वागत समितीचे अध्यक्ष अतुलभाई गनात्रा, गोपालजी खंडेलवाल, नंदूभाऊ देशपांडे, ह्या सोहळ्याला विशेष उपस्थित असलेले रवीजी भुसारी, हातवळणे मावशी, उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्वगासी शंकरलालजी खंडेलवाल, ज्यांना आपण सर्वजण काकाजी म्हणून ओळखत होतो, अतिशय समर्पक असा त्यांचा परिचय आपल्याला महेंद्रजी कविश्वर यांनी करून दिला, परंतु त्यांचा परिचय हाच शब्दाच्या पलीकडे आहे। तसं ते त्यांचं आणि आमच्या वयाचं अंतर एवढं जास्त आहे की मला असं वाटते 3 पिढ्यांचं किंवा 2 पिढ्यांचं कमीत कमी अंतर म्हणता येईल।
एक आदर्श स्वयंसेवक कसा असावा हे आपल्याला शंकरलालजीच्या जीवनपटाचा आपण थोडा जरी अनुभव घेतला तरी कोणालाही सहज कळेल. अतिशय साधं व्यक्तिमत्व. म्हणजे आज आपण पाहतो अनेक नवश्रीमंत तयार होतात. कोणी सांगते मी 50 लाखाची गाडी घेतली, दुसरा म्हणते मी 75 लाखाची घेतली. काही कोटीतही घेणारे आहेत. ज्यांच्याकडे सायकल नव्हती त्यांच्याकडे आज करोडोची संपत्ती झालेली आहे. परंतु शेवटपर्यंत ते ॲटो रिक्षात फिरले. त्यांचं घर म्हणजे त्यावेळेला कोणी आमचा मोठा नेता आला किंवा आपल्या परिवारातलं कोणी व्यक्ती आलं तरी त्यांचा मुक्काम जेवण हे शंकरलालजीच्या घरी होतं. आम्ही कित्येकदा रात्री 1-1, 2-2 वाजता त्यांच्या घरी जेवलो. माझा फारसा त्यांच्याशी संबंध आला नाही. परंतु आज आपल्याला हे जे दिसतं, आपण सर्वजण हे मानतो ही पृथ्वीची जी निर्मिती झाली त्यामध्ये वेगवेगळ्या थेअरी आहेत. आणि त्यामध्ये ती बिग बँग थेअरी जी आहे की बा आवाजातून या पृथ्वीचा जन्म झाला. आणि आपण हे मानतो की ओंकारातून या पृथ्वीचा जन्म झाला. तसंच अनेक थोर पुरुष आपण पाहतो. विचार तर प्रत्येकजण करते. सामान्यातला सामान्य माणूस विचार करतो. आणि मला असं वाटतं की आपण दिवसभरात जेवढे विचार करतो तेवढं कार्य आपण आयुष्यभरातही करत नाही. किंवा काही क्षणात आपल्या मनात अनेक विचार येतात. परंतु जे निष्काम कर्मयोगी असतात शंकरलालजी सारखे, त्यांच्या विचारातून वास्तूची निर्मिती होत राहते. त्यांचे विचार हे शाश्वत बनत राहतात. मला महेंद्रजी माफ करतील, त्यांनी जे सांगितलं की दादा पेड़ लगाए पोता आम खाए किंवा फल खाए असं काही त्यांनी म्हटलं. पण शंकरलालजीचे विचार एवढे महान होते की मला नाही वाटत म्हणजे त्यांचा मुलानं काय किंवा पोत्यानं काय किंवा त्यांचा पंतुई कधी फळं खायचा विचार करणार नाही. त्यांनी जे काही केलं त्याचे फळं संपूर्ण समाजाला मिळाले. आणि जशी आमच्या सायन्समध्ये चेन रिॲक्शन असते तशी ही चेन रिॲक्शन सुरू राहील. इथं जो कोणी घडला तो अजून दुसऱ्याला घडून राहिला. महेंद्रजींनी जे सांगितलं की 100 त्यांच्या संस्था आहेत, मला असं वाटतं की 100 तर संस्थेत त्यांनी सहभाग घेतला. पण त्या संस्थेतून इतर ज्या संस्था निर्माण होत राहिल्या त्या 100च्या 1000 झाल्या असतील, 1000च्या लाखही झाल्या असतील. आज संपूर्ण देशभर आम्ही आता नवीन शैक्षणिक धोरण आणलं. परंतु मला असं वाटतं की इथं त्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी जवळपास अर्ध्या शतकापेक्षा आधीपासून इथं सुरू झाली. कारण की अनेक आम्ही शाळा कॉलेजेस पाहतो, काही लोक जसा एखादा प्रोजेक्ट टाकतात, एखादा प्रकल्प टाकतात, एखादा व्यवसाय सुरू करतात, तशी आधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवतात ते. परंतु बालवाडीपासून तर उच्च शिक्षणापर्यंत म्हणजे एक जबाबदार, एक सामाजिक बांधिलकी असणारा नागरिक घडवण्याचं काम शंकरलालजींनी सुरू केलं. आणि ते सुरू आहे आणि सुरू राहणार आहे. मी सुरुवातीला जे सांगितलं, विचार अनेक लोक करतात, प्रत्येकाला वाटतं चांगलं झालं पाहिजे. परंतु कृती करणारे फार कमी असतात आणि अनेक लोक अनुकूल परिस्थितीचा विचार करत असतात. पण ती अनुकूल परिस्थिती कधीच येत नाही. परंतु शंकरलालजी सारखे लोक आणि त्यांचे काही त्यावेळेचे मोजके सहकारी यांनी जे कार्य केलं
तो काळ असा होता की परिवार तर होताच आमचा, परंतु आमचा जो पक्ष आहे त्या पक्षाचं डिपॉझिट जरी वाचलं तरी हा फार पॉवरफुल उमेदवार आहे असं समजलं जात होतं. लोकसभा 1 लाखानं हारली आणि विधानसभा 20-25 हजारानं हारली तर त्या हारणाऱ्या उमेदवाराचं अभिनंदन केलं जात होतं. आता अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की अतिशय सक्षम उमेदवाराला तिकीट दिलं तर तो लाखानं निवडून येईल आणि एखादा थोडासा कमजोर असला तर तो काही हजारानं येईल. त्यावेळेला ही परिस्थिती नव्हती आणि तशा परिस्थितीत काही शक्यता नसतानाही किंवा लाखात एक शक्यता असताना ज्यांनी काम केलं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मी समजतो की कोणी माणूस किती मोठा होते त्यापेक्षा किती लोकांना तो घडवतो हे त्याच्या जीवनाची खरी पुंजी आहे. आणि ते कार्य शंकरलालजींनी शेवटच्या क्षणापर्यंत केलं. आणि त्यामुळं जसं विचार वास्तू बनतात तसंच विचार जे आहेत ते आपल्यासारख्या लोकांना घडवतात. याचा आम्ही प्रत्यक्ष अनुभव आज सर्वजण घेत आहोत. मी आज जे काही असेल त्यामध्ये अनेक लोकांचा सहभाग आहे, परंतु त्याचं प्रेरणास्त्रोत जे आहे ते निश्चितच शंकरलालजी खंडेलवाल आहेत. आणि म्हणून अनेक जे सहकार्याचे हात असतात प्रत्येकाला वाटते की काहीतरी चांगलं झालं पाहिजे, परंतु आज कुठेही कोणाला काही मदत करायची तर लोक शंका घेतात, समोरच्यावर विश्वास नाही. परंतु इथं विश्वासानं अनेक लोक पुढे आले. आज जगातलं सगळ्यात मोठं भांडवल जर असेल तर ते विश्वास आहे. आणि तो विश्वास शंकरलालजींनी तो निर्माण केला, तो आजही जे सर्व संस्थाचालक आहेत त्यांनी तो कायम ठेवलेला आहे. मी शंकरलालजींना माझी आदरांजली अर्पण करतो. आणि त्यांनी दाखवलेला जो मार्ग आहे, त्यांचे जे पदचिन्ह आहेत ते आमच्यासाठी मार्गदर्शक आहेत आणि त्यावर आम्ही सर्वजण चालत राहू. हीच मला असं वाटते की त्यांच्या कार्याला, त्यांच्या जीवनाला खरी श्रद्धांजली राहणार आहे. आणि आपण सर्वजण कायम ती जाणीव ठेवून कार्य करू अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. मला ह्या अतिशय आनंददायी, हृदयस्पर्शी आणि आमचा सर्वांचा उत्साह वाढवणाऱ्या कार्यक्रमाला बोलावलं त्याबद्दल मी आयोजनकर्त्यांना धन्यवाद देतो. आणि मला आश्चर्य वाटते की रवीजी मला वारंवार फोन करत होते, बोलत होते. म्हणजे आजही शंकरलालजी कसे होते हे त्यांचे आजही त्यांचं कार्य पुढे नेणाऱ्या प्रत्येकातून दिसते की आता तसं पाहिलं तर ते माझ्यापेक्षा खूप मोठे आहेत. आता मी केंद्रीय मंत्री झालो म्हणजे मला काही शिंग फुटले नाहीत, परंतु आमचे जे अनेक सहकारी आहेत मला त्यांचे नावं घेतानाही थोडंसं नरेंद्रजी म्हणताना मला अवघडल्यासारखं होते, म्हणून मी नेहमी नंदूभाऊ म्हणतो. तर आपण सर्वजण इथं उपस्थित झाले त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद देतो. आणि नितीनजी सारखा एक आम्हाला मार्गदर्शक लाभलेला आहे आणि ते सुद्धा संबोधन करणार आहेत. महाराजांचे आशीर्वाद, त्यांचं मार्गदर्शन नेहमीच आमच्यासोबत असते. मी पुन्हा एकदा आयोजन समितीला धन्यवाद देतो. आणि पूर्ण वर्षभर अतिशय चांगले, विशेषतः आमच्या युवकांना, बालकांना प्रेरणा देणारे कार्यक्रम इथे होतील अशी पुन्हा एकदा अपेक्षा करतो. आणि आपल्याला सर्वांना धन्यवाद व शुभेच्छा देऊन आपली रजा घेतो. नमस्कार. अब मैं संत श्रेष्ठ गुरुवर परम पूज्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस उपलक्ष्य पर आशीर्वचन दें. सद्गुरु श्री कृष्ण परमात्मने नमः. कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। भारत माता की जय। आज के इस परम पावन महोत्सव के उपलक्ष्य में जो प्रातस्मरणीय शंकरलाल जी खंडेलवाल उपाख्य काका जी, इनके जन्म शताब्दी के उद्घाटन पर्व के उपलक्ष्य में यहां पर उपस्थित इस पूर्ण वर्ष के महोत्सव के अध्यक्ष माननीय अतुल भाई गणात्रा जी और भारतवर्ष की शिक्षा का संस्कारित दिशा निर्देशन करने वाले हमारे शिक्षा स्वाभिमानी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री माननीय संजय जी धोत्रे, ये सब दादाजी का पारंपरिक कार्य चलाने वाले उनके आशीर्वादित माननीय गोपाल जी खंडेलवाल, अकोला के विभाग संघचालक जी माननीय नरेंद्र जी, ताराताई हाथवणे, विश्व मांगल्य सभा की अखिल भारतीय अध्यक्षा और परम श्रद्धेय काका जी की स्नुषा, सौभाग्यवती रेखाताई खंडेलवाल, आप सभी का यहां पर मैं अभिनंदन करता हूं। हे बंद पडला। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और उपस्थितों का स्वागत करता हूं। हमारे समाज में, संस्कृति में चलते फिरते भगवान की एक विचारधारा रखी गई है और मराठी में कहते हैं ना कि माणूस आणि देव माणूस। भगवान के आदर्श गुण जो होते हैं, सृजनशीलता है, किसी चीज को संस्कारित करना है, उसको संभालना है, परम पुरुषार्थ विकसित करने के बाद में उसको समर्पित कर देना है। दूसरा चिन्ह उसका ऐसा है कि उनका अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं होता है। तीसरा चिन्ह ऐसा होता है, पग पग पर वे सद्भाव, सद्धर्म, सत्य और संस्कार को बोए जाते हैं, विकसित करते जाते हैं। चौथा है कि उसमें राष्ट्र का कल्याण विहित होता है और पांचवा उनका चिन्ह ऐसा है, वे धर्म के चलते फिरते स्वरूप होते हैं और इसी कारण जिसके संपर्क में आते हैं उसको प्रेम, वात्सल्य, करुणा और उसकी जय हो, वह विजयी होवे, ये परिणाम उनके आशीर्वाद से आता रहता है। इसलिए कहा जाता है यतो धर्मस् ततो जयः। ये जितने भी चिन्ह और लक्षण मैंने अभी कहे हैं,
वे प्रातस्मरणीय शंकरलाल जी उपाख्य काका जी के जीवन में हमने देखे हैं। मैंने कई बार काका जी को देखा है, उनके चरण छुए हैं। मेरे जीवन में जब संघ के संपर्क में मैं आया तो पहले विस्तारक करके मैं यहीं आया था। परम पूज्य ने सरसंघ चालक जी आज के तब यहां के प्रांत के प्रचारक थे, उनका केंद्र यहां था। और इस कारण मैंने काका जी का हृदय स्पर्श पाया है, भाष्य देखा है, सुना है, उनके दर्शन पाए हैं, उनके कृति को अवलोकन भी किया है। संस्थाओं को खड़े करना कोई बड़ी बात नहीं है, कई संस्थाएं आज खड़ी है, लेकिन संस्था इस शब्द में संस्थाप्यते संस्कारात्, ये जो गर्भित अर्थ छुपा है कि परंपरा से आए हुए संस्कारों का वहन करने के लिए जो स्थान और विकसित उस स्थान को किया जाता है, उस रचना को संस्था कहा जाता है। इसलिए भगवान का भी एक नाम संस्था है। तो इस प्रकार से किसी संस्था को स्थापित करना यह कोई नहीं करता। ऐसे संस्थाओं को काका जी जैसे सत्पुरुष ही स्थापित कर सकते हैं। और मैंने एक और उनका एक गुण देखा, संस्था और संस्था स्थापन करके उस पर ध्यान देना, इससे भी ज्यादा हर व्यक्ति को एक संस्था समझकर उसका विकास करना। कि संस्था से हम 1000 गुना यदि काम कर सकते हैं तो एक व्यक्ति 1000 गुना, जो वेदों में कहा है ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिं विश्वतो वृत्वा तिष्ठत दशांगुलम, कि एक व्यक्ति 2 हाथ नहीं अगणित हाथों से काम करे, एक मस्तिष्क नहीं अगणित मस्तिष्क से अपना विचार प्रकट करे, 2 पांव नहीं 10 दिशाओं में एक साथ कदम रखे और 10 दिशाओं को प्रफुल्लित करे। आज हर क्षेत्र में जो सज्जन हम संघ क्षेत्र में, संघबाह्य क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में पाते हैं, वे दादाजी का, काका जी का इस कारण स्मरण करते हैं कि एक साथ सभी कार्य करते करते काका जी ने अनगिनत व्यक्तियों का निर्माण किया है। ये जो व्यक्तियों का निर्माण है, यदि संस्थाओं से व्यक्ति हट जाएं तो महज बिल्डिंग रहेगी, मेजेस रहेंगे, कंप्यूटर्स रहेंगे और साधन रहेंगे भौतिक। उसमें चैतन्य लाना, विचार लाना, संस्कार को वहन करने का सामर्थ्य उसमें देना, उसको नित्य प्रवाहितता का पुण्य स्पर्श देना, ये सब काका जी ने किया है। अपना मन लगाया, बल लगाया, मस्तिष्क लगाया, अन्न लगाया, जल लगाया, निवास लगाया, परिवार लगाया और अपने स्वयं में जोड़ा हुआ समाज भी विधायक दृष्टिकोण से भारत मां की सेवा के लिए समर्पित हो, देव देश धर्म कार्य के लिए समर्पित हो। इसी कारण दादाजी ने यह जो संघ गंगोत्री से पूजनीय गुरुजी से और पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम जी हेडगेवार जी से जो पुण्य प्रवाह चलता आया और उन्होंने जो विचार दिए, उन विचारों को आगे ले जाने का सक्षम क्षेत्र भगवान ने काका जी के माध्यम से चुन लिया। इस कारण काका जी को विदित करना, स्पष्ट करना, उनको रखना, यहां साधारण चेष्टा नहीं हो सकती। जब भी हम देखते हैं कि काका जी की स्नुषा, मैं मान्य रेखाताई जी की ओर देखता हूं, आज अखिल भारतीय होने जा रहे हैं महिला संगठन के सामने बैठकर जब वे कोई बात कहती है तो ऐसा लगता है कि कार्य करने वाले महिला और हजारों कार्यकर्ताओं को कुछ तो भी आधार मिल रहा है। ये आधार कहां से आ रहा? जिस दहलीज के अंदर कदम रखे साधारण स्वयंसेवक हो, समाज का घटक हो, परिवार का सदस्य हो, उस घर की स्नुषा हो, उस घर के छोटे छोटे बाल बच्चे हो,
बाहर निकलते हैं तो उनके मुंह से काका जी के विचार ही निकलते हैं, प्रेरणा के स्रोत ही निकलते हैं, आधार देने की मंशा चेष्टा ही उनके कार्यकलाप में दिखाई पड़ती है। क्योंकि एक बहुत ही बलशाली ऐसा सत्य धर्म और संस्कार का अधिष्ठान काका जी ने स्वयं के घर में भी इस ढंग से रखा है कि उस घर से स्पर्श किसी का भी हो वो काका जी होकर कार्य करने चल पड़ता है। इस कारण वो पंक्ति जो अभी कही थी कि तुझे तेज अंगी शतांशे जरी ही उजाओ न देव दिशा दाही दाही, काका जी का तेज, उनके विचार का ओजस तेजो द्वितीधर प्रकाशात्मा प्रतापवान, ओज हो तेज हो द्वितीय हो बल हो, दूसरे के हृदय में उसका अंधकार निकालकर प्रकाश भरने की चेष्टा हो और परम प्रताप साकार करने की आशीर्वाद की भूमिका उनके संस्मरण में आती है। और इस कारण काका जी परम पूजनीय है, परम वंदनीय है, परम श्रद्धेय है। सुंदर आज गीत गाया, मातृ मंदिर का समर्पित गीत दीप हूं, चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, निरंतर जलते रहें। यह भी एक भूमिका जीवन की होती है। जैसे जीवन का यज्ञ मैंने किया, यह हम ऐसे महापुरुषों की ओर देखकर अपने जीवन का यज्ञ साकार कर सकते हैं। लेकिन जब जलने का भी सामर्थ्य आ रहे हैं, जब प्रकृति एक समय पर जगह पर बिठा दे, कुछ कर नहीं सके, तो दीपक के जगह अगरबत्ती आ जाती है। किस कोने में कहां लगी है पता नहीं चलता, लेकिन सुगंध से पूरा आसमंत भर देती है। काका जी यद्यपि देह से आज नहीं है, लेकिन उनका जीवन का सुगंध काष्ठ जहां भी हो, संस्कार की दृष्टि से जल रहा हो, तो किसी कोने में काका जी विराजमान है और उनका स्मृतिगंध इस अकोला के पंचक्रोशी में, और जो स्वयंसेवक समाज का घटक उनको जानता है, वहां तक भारतवर्ष में वो सुगंध पाता है। और सुगंध से काका जी की पहचान, उनका स्मरण हमें सत्कार्य के लिए प्रवृत्त कर देता है। आज तो किसने क्षेत्र खुले हैं संघ परिवार के क्षेत्र में, कोई एक स्वयंसेवक संघ का विस्तार कितना है बता तो नहीं बता सकता, लेकिन ये सब जो राष्ट्र के हित में परम हितैषी मनुष्यों ने सोचा, वो अकोला तक जब भी आता रहा, काका जी ने स्वयं धारण करके, जो मातृभूमि के लिए कहा गया है, संघ विचार पर दृढ़ श्रद्धा होने के कारण स्वयं संघ होकर वे ये सब काम करते रहे। कोई बड़प्पन नहीं है कि काका जी के यहां परम महापुरुष आते थे, रहते थे, सभी सरसंघ चालक जी आए, सभी बड़े बड़े लोग आए, आज के प्रधानमंत्री जी आए। लोहा जब होता है, चुंबक के आसपास भी आता है, तो मैं जाऊं कि नहीं यह विचार नहीं रहता, कब जाकर चुंबक के पास चिपक जाता है। वो आकर्षण उनके प्रेम के वश, उनके संस्कृति जतन करने के वश, उनके संग श्रद्धा के वश, सृष्टि के कल्याण के वश, समाज को निरंतर आधार देने की चेष्टा होने के वश हर महापुरुष गीताई में जाते रहे, गीताई में रुकते रहे, और गीताई का गुणगान करते करते काका जी के संस्मरण में। और भगवान भी भक्त के पास तभी आता है जब भक्त से प्रेरणा पाकर भगवान करके काम करने के लिए समर्थ होता है। काका जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उनके पास में जाकर वस्तु का प्रसाद मिले ना मिले, लेकिन समाज में जाकर मैं कुछ दे सकूं, इतना कुछ पाकर हर व्यक्ति उनके पास से जाता था। काका जी ने मुझे भी खिलाया है, काका जी से संवाद मेरा भी हुआ है, काका जी के चरण स्पर्श कई बार मैंने किए हैं, आज तक भूला नहीं और भूला नहीं सकता। शायद उनका ही आशीर्वाद हो कि संस्था से, गीताई के दहलीज से मेरा संपर्क अधिक
दृढ़तर होता गया। यह काका जी का ही परम प्रेम है। और ऐसे काका जी का मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे राष्ट्र में वे घूमे और राष्ट्र पुरुष वगैरह, लेकिन राष्ट्र पुरुष उनके हृदय में समाये हुए राष्ट्रव्यापी विचार के काम कर लेते थे और उस प्रेरणा से आज भी काम कर ले रहे हैं। इस कारण ये खंडेलवाल कॉलेज और स्कूल, ये केवल स्कूल और कॉलेज नहीं, ये विचार का प्रस्फोट करने के, विस्फोट करने के, जिस कारण पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश हो, राष्ट्र की प्रेरणा जागे, देवदेश धर्म हेतु जीने की प्रेरणा मिले, इसके केंद्र बन चुके हैं। और यही दादाजी के परंपरा का यश है। इस कारण उनके शताब्दी का आज यहां पर उद्घाटन होना और उस हेतु उद्घाटक करके मैंने आना, यह मैं मेरा परम सौभाग्य समझता हूं। इतना ही दादाजी के स्मृति को अभिवादन करके, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशम बलम, ये जो कहते हैं कि ऐसे बड़ों को अभिवादन करने से एक ही उनसे अपेक्षा होती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार आखिरी श्वास तक हम सभी के हृदय में पलता रहे। राष्ट्र के विचार से जब हम विचलित हो जाए तो काका जी जैसे महान आत्माएं हमें सजग कर दे, हमें संतुलित करे और राष्ट्र कल्याण हेतु इस जीवन को समर्पित हम कर सके, ऐसा कोई सामर्थ्य प्रदान करे हम सभी को। इतना ही आज सभी के लिए काका जी के स्मरण द्वारा, काका जी के अस्तित्व को प्रसाद मांगते हुए, जो भी काका जी का स्मरण, और मैंने बहुत अच्छी बात मुझे सुनाई कि उनके जीवन पर एक जीवनी और एक स्मरणिका प्रकाशित होने वाली है। वो केवल स्मरणिका नहीं रहेगी, सत्पंथ पर सद्धर्म के लिए चलने का सदग्रंथ रहेगा। वो काका जी का ही स्वरूप होगा। उस पूरे स्मृति को अभिवादन करते हुए आने वाले वर्ष में इस महोत्सव में अनगिनत और बहुत प्रेरणादायी सफल आयोजन साकार हो, ऐसा आशीर्वाद इस शताब्दी के उपलक्ष्य में इस महोत्सव समिति को प्रदान करते हुए मुझे बुलाया, फिर से आभार प्रकट करते हुए, और संजय जी का बहुत सुंदर उद्बोधन होने के बाद में उनका भी पूर्ण आधार इस महोत्सव समिति को साल भर रहेगा ही रहेगा, वैसे हर हमेशा रहता है। आज वे इस स्थान पर है ऐसा नहीं, इस करके पहले से रहा है, आगे भी रहेगा। और इस माध्यम से कार्य के बाहुल्यवश उनका अभिनंदन करने के लिए प्रत्यक्ष मुझे जाना था, नहीं जा सका, लेकिन वे भारतवर्ष की सेवा के लिए हमारे घर की एक व्यक्ति, हमारे पंचक्रोशी की एक व्यक्ति आज यहां पर उपस्थित है। उनका फिर से अभिनंदन इस उपलक्ष्य में करता हूं, काका जी के स्मृति को अभिवादन करता हूं, उनके पूरे खंडेलवाल परिवार का शुभचिंतन करता हूं, उनके लिए क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य श्रावण मास के उपलक्ष्य में होता रहे, इसका भी मैं यहां पर उसकी आशा प्रकट करता हूं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो महापुरुष है, उन महापुरुषों की एक विशेषता होती है। काका जी के माध्यम से शिक्षा का बीजारोपण जब हुआ, उस बीजारोपण के समय उन्होंने क्या सोचा होगा कि शिक्षा क्षेत्र में एक कॉलेज निकाला जाए। वैसे तो कई नेताओं के कॉलेजेस है, कई नेताओं ने गड़गंज माया जमाई है, लेकिन तब उनका हेतु एक ही था कि मनुष्य निर्माण के लिए, गुरु शिष्य परंपरा का वहन करने के लिए ऐसे शिक्षा संस्था बनाई जाए जिससे इस भारतवर्ष को चाहिए वैसा व्यक्ति मिले। हमें मनुष्यों का निर्माण करना है, केवल ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हुए शिक्षा पाए व्यक्तियों का निर्माण नहीं करना है, क्योंकि संघ के विचार द्वारा
विचारधारा के द्वारा एक कमी भारत में जो होती आ रही थी। जब शिक्षा का पूरा क्षेत्र मैकाले ने अपने हाथ में लेकर अपने मां बाप को पत्र लिख दिया कि हम जब भारत पर शासन कर रहे, भारत को गुलाम बना रहे, तो यदि ऐसा अवसर प्राप्त हो कि ये भारत छोड़कर हम जाएं, तब इस भारत में पुरुषार्थी भारत का कोई व्यक्ति निर्माण ना हो, यहां गुलाम ही गुलाम निर्माण हो। ऐसी व्यवस्था हमने शिक्षा की रीति नीति से यहां कर दी है। ऐसी अवस्था में क्या करें? तब काका जी जैसे ऐसे कुछ भारत के कल्याण मनीषी सामने आते हैं। हर गांव कस्बे में, जिलों में ऐसी कोई व्यवस्था का निर्माण हो जहां से भारत को जो चाहिए वो मिले। भारत को क्या चाहिए? भारत को परंपरा के लिए ज्ञान पाए हुए संत चाहिए, सज्जन चाहिए, सैनिक चाहिए, समाज सुधारक चाहिए, समाज सेवक चाहिए। ये ऐसे ही अनायास बनते नहीं। इन्हें बनाने के लिए दृष्टि प्राप्त कर लेने की आवश्यकता है। दृष्टि प्रदान करने वाले गुरु चाहिए, गुरुकुल चाहिए, क्षेत्र चाहिए। दिखता तो सब कुछ है, सबको दिखता है, आंख सभी को है, लेकिन सभी को दृष्टि है ऐसा नहीं। वह दृष्टि जो ऋषि मुनियों ने दी है, जो ज्ञानी मनुष्यों ने दी है, छात्र का निर्माण करते करते उसमें एक सज्जन पैदा हो, क्योंकि देश की भी एक भूख होती है। जब हमारे भारत की प्रांतशाह ऐसी अवस्था आई थी कि जहां पर पौरुष धर्म की और देश की विचारधाराएं समाप्त होने के कगार पर थी, तो हमारे देश में हर प्रांत में संत सत्पुरुष निर्माण हुए। सूर, मीरा, कबीर, चोखा, नीरा, बंका, सावता, जगतगुरु तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर मावली, ऐसे कई महापुरुष पैदा हुए हैं, जिनको कहा गया कि यहां से उठो, विठ्ठल का नाम लेते लेते पंजाब तक जाओ, तो भगवान नामदेव महाराज वहां तक लेकर भारत के पुरुषार्थ की गाथाएं वहां पर बखान की और इस देश को खड़ा किया। वे भी किसी कक्षा में पढ़े होंगे, लेकिन उनको जो मिला कि शिक्षा का, संस्कार का, ऊर्जा का, तेज का, बल का विनियोग किस में हो, ये पढ़ाने वाले गुरु, उनकी निर्मिति आज भारतवर्ष में थम सी गई है। तो यह विचार प्रदान करने के लिए ऐसे कोई क्षेत्र चाहिए जो विचार के आधार पर खड़े हो, नॉट टू ओनली फैसिलिटेट, जस्ट नॉट टू फैसिलिटेट बट टू नरिश देम। उनका पोषण हो विचारों से, आचारों से, उनके सामने कोई उदाहरण प्रस्तुत करते करते। दादाजी की विचारधारा और क्या थी? काका जी की विचारधारा यह थी कि शिक्षा के बाह्य जब समाज में व्यक्ति, बच्चे जब जाते हैं तो उनको संस्कार मिले। मां पिता और घर की अवस्था संस्कार देने के लायक नहीं हो तो समाज ने इसका जिम्मा उठाना चाहिए। वो जिम्मा काका जी ने संघ की शाखाएं मोहल्लों में, गलियों में, कूचों में बनाकर संघ की शाखाओं को विकसित करके भक्ति, धर्म, ज्ञान, देव, देश, इन सब के संस्कार उन शाखाओं के माध्यम से मिले। इसलिए काका जी का निरंतर संघचालय इस भूमिका से शाखाओं में भ्रमण करना, यह भी एक चलते फिरते संस्थान और संस्था का ही परिचय है। काका जी स्वयं एक संस्था थे। काका जी स्वयं एक संस्कार के केंद्र बिंदु थे। उनकी विचारधारा ऐसी थी कि टू हैव अ चिल्ड्रन इज नॉट मेयर क्वालिफिकेशन टू बी मदर और फादर। बच्चे पैदा करना माने माता पिता होने का चिन्ह नहीं है। क्यों पीढ़ी निर्माण हम करते हैं और उनको देने लायक जब तक हम में कुछ होता नहीं तब तक मां मां नहीं कहलाती, बाप बाप नहीं कहलाता। और समाज यदि समाज को विशुद्ध करने की चेष्टा नहीं करता है तो समाज भी समाज नहीं कहलाता। इस कारण वह समाज भी विशुद्ध हो, इस कारण शाखाओं की
श्रृंखला उन्होंने खड़ी कर दी। काका जी 19 महीना मीसा में बंदी थे, जेल में गए थे। जेल में भी काका जी की जीवनी उनके साथ रहे हुए, जब भी रामदेव भेदी काका जी का जिक्र करते थे, प्रचारक हमारे देशमुख उल्लेख करते थे, रामदेव गोंडा उल्लेख करते थे, तो उनकी चर्चा में कभी ये यहां का अकोला और ये परिक्षेत्र और विदर्भ की बात, संघ के आधार कौन कौन इस संदर्भ में निकलती थी, तब काका जी का उल्लेख नहीं आया। ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई ये ना समझे कि काका जी केवल अकोला परिक्षेत्र के आदर्श है। जब भी आज राष्ट्र का जो नायक, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, यह सब चित्र हमें दिख रहा है कि राष्ट्र के अनुकूल विचार सरकार से प्रकट हो रहे, राष्ट्र के अनुकूल ऐसे आचार सरकार कर रही, हर प्रदेशों के क्षेत्र में काका जी जैसे उस क्षेत्र के राष्ट्र पुरुषों की एक भूमिका साकार करने वाले काका जी जैसे महानुभाव थे। उस कारण ही आज यह साकार हो रहा है। ये उनके कार्य यदि नहीं पलते, नहीं फूलते, नहीं होते, तो आज ये दशा हमको नहीं देखने को मिलती। इसलिए काका जी का जन्म शताब्दी वर्ष उनके पुण्य पावन नाम से साकार हो रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि काका जी के गुणों का संशोधन इस निमित्त से, जो मैं उनके साथ कभी मिले हैं, उनसे बात करके उनसे उनके जीवन के कुछ पहलू मिले, और हर प्रकार से उन पहलुओं को साकार समाज के सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा यदि साल भर होती रहे, तो उससे प्रेरित होकर काका जी का काम आने वाले शताब्दी में 100 साल और फलेगा। यह होना अत्यंत आवश्यक है। और इस कारण हम सभी इस वर्ष में काका जी का आशीर्वाद पाएंगे और काका जी से मिले हुए सभी आदर्श को अपने कार्यक्रम और कार्य के द्वारा इस अकोला शहर में ऐसे अनगिनत अंश काका जी का निर्माण हो, ताकि भले ही आज राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी रहे, विभिन्न विभिन्न बैंक्स और संस्थाएं रहे, लेकिन काका जी की स्मृति जब तक उन सब संस्थाओं में और कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं में रहेगी, तब तक गुण और शील से अलंकृत वह संस्थाएं और व्यक्ति भारत मां की सेवा में अधिकाधिक पुरुषार्थ में अपनी सेवा प्रदान कर सकेंगे। इस आशा और अपेक्षा के सहित मैं काका जी के स्मृति को अभिवादन करता हूं, और काका जी के स्मृति में हमारे केंद्रीय मंत्री, रस्ते महामार्ग जल मार्ग विकास मंत्री और काका जी के ही राह पर चलते हुए जिन्होंने भारत मां की सेवा की एक ऐसी शैली प्रस्तुत किए हैं कि जिससे सर्वंकष भारत मां की सेवा में राजकीय क्षेत्र से व्यक्ति कैसा रहे, जिसका उदाहरण हम ले सके, ऐसे माननीय नितिन जी का भी उद्बोधन इस उपलक्ष्य में पहली बार हो रहा है। इस कारण उनका भी मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। और एक बात आखिरी में कहे कि मेरा भी क्या पुण्य है कि यहां से अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से और श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो मुझे निमंत्रण मिला है, उसके प्रवास की शुरुआत भी मैं काका जी के ही अभिवादन के साथ यहां से कर रहा हूं। एक अद्भुत संयोग है। तो मैं काका जी की स्मृति को अयोध्या तक ले जाऊंगा, क्योंकि ये स्वर्णिम अवसर उन्हीं के परिश्रम से ऐसे लोगों से हमें मिला है। तो मैं काका जी के इस संस्था के प्रांगण की
उनके प्रतिमा के प्रांगण की मिट्टी मुझे दे दे, मैं राम मंदिर के शिलान्यास में उसे डालूंगा। इतना आश्वासन देकर काका जी के स्मृति को अभिवादन करके यह वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। मान्यवर, मैं जन्म शताब्दी के उद्घाटन समारोह में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, आपको अभिवादन करती हूँ। मैं सम्माननीय श्री वसंत जी खंडेलवाल, सदस्य जन्म शताब्दी समारोह समिति, इनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सम्माननीय केंद्रीय मंत्री नामदार श्री नितिन जी का स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। माननीय नामदार केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी कहते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और जिन्हें राह बनाने की चाह हो, हम सब उन्हें सम्माननीय नितिन जी के रूप में पहचानते हैं। आपके रचनात्मक एवं विकासोन्मुख निर्माणों से आपका परिचय सभी को है। आप भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है। अखिल भारतवर्ष आपको अद्वितीय, निर्माणक्षम, तेजस्वी, कर्म में असाधारण सामर्थ्यशील नेतृत्व के रूप में जानता है। आपके इन्हीं गुण विशेषों से आपको विकास पुरुष कहा जाता है। आपने जो रास्तों का, राजमार्गों का, सागरी सेतुओं का, उड्डान पुलों का निर्माण किया है, उससे देश का विकास और भी गतिमान हुआ है। आप ही कहते हैं, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। भारत को विश्व गुरु स्थान पर पहुंचाने की जैसे मानो आपकी जिद ही हो, तभी तो आप हजारों युवाओं के लिए न केवल सुनहरे सपने देखते हैं, किंतु उन सपनों को वास्तविकता में लाने के लिए अनेक विकल्पों का भी निर्माण करते हैं। सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की जो ललकार दी है, तो भारतवर्ष के हजारों युवा आपको प्रेरणा भरी नजरों से देख रहे हैं। इस जन्म शताब्दी उद्घाटन समारोह में हमसे जुड़ने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हम आपसे निवेदन करते हैं कि शिक्षा जीवन के लिए, जीवन राष्ट्र के लिए, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम, इस विषय पर मार्गदर्शन करें। सभी परम आदरणीय जितेंद्रनाथ महाराज जी, विशेष रूप से काका जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जो समिति बनाई गई है, उसके सभी सम्मानीय सदस्यगण, आदरणीय वसंत खंडेलवाल जी, खंडेलवाल परिवार में सभी काका जी के इससे सबको आशीर्वाद मिला, इससे सभी परिवार के भाई और बहनों, विशेष रूप से मुझे आज खुशी है कि काका जी की जन्म शताब्दी के निमित्त आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं विद्यार्थी परिषद का जब कार्य करता था और विदर्भ में प्रवास करता था, उसी समय काका जी अकोला संघ चालक थे और उस समय कार्यालय में या उनसे बातचीत करने का अनेक बार मुझे मौका मिला। 1975 में जब इमरजेंसी आई, तब काका जी जेल में थे, विसाबंदी के रूप में नागपुर के ही जेल में थे, और वह उस समय भी जेल में जब भी मैं मिलने के लिए जाता था, तो अनेक बार योगायोग से वहां उनसे भी मुलाकात होती थी। काका जी का संपूर्ण जीवन एक आदर्श स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने व्यतीत किया। संघ को जीवन निष्ठा मानी और संघ विचारधारा को अपने जीवन के मार्ग के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। केवल विचार के बारे में बातचीत करना यहां तक एक बात होती है, पर विचारों का अनुकरण अपने जीवन में करना ये उससे भी महत्वपूर्ण बात होती है। काका जी
संघ स्वयंसेवक के रूप में जीवन उसी प्रकार से जीते रहे और वो हर समय काली टोपी पहनते थे और इस समय हर कार्य के पीछे उनकी स्वयंसेवक के रूप में एक प्रेरणा रहती थी, चाहे शिक्षा क्षेत्रों में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्र में समाज के शोषित, पीड़ित, दलित सभी लोगों के लिए इस समाज को हम कैसे आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं, हमारे देश को आगे कैसे ले जाएं और समाज में सब सर्वांगीण उन्नति और विकास कैसे हो, यही उनका आत्मचिंतन रहा। और इसी के कारण उन्होंने अपना ये कार्य करते समय हजारों कार्यकर्ताओं को उसी दृष्टि से जीवन जीने की प्रेरणा दी। काका जी ने उनके परिवार में उनके सुपुत्र के रूप में मदन लाल जी हो, बाकी पूरे परिवार के सभी उनके बेटे हैं, जो मैं जिनको गोपाल जी हो, मुझे याद है कि मैं एक बार संघ के उत्सव के लिए आया था तो गोपाल जी के घर में रुका था। तो सब लोगों को काका जी ने प्रेरणा दी और आज भी चाहे हमारा गोरक्षा का विषय हो, गाय के विषय को लेकर किए हुए अनेक उनके उपक्रम हो, सबके पीछे काका जी के संस्कार, उनके विचार, उनके परिवार के लोगों में तो वो विरासत मिली, पर उसके साथ साथ समाज को भी वो मिली है। एक सफल व्यवसायिक के रूप में भी उन्होंने एक अपनी यशस्वी गाथा उनके जीवन में देखने के लिए मिलती है। पर यह सब यशस्वी व्यापार व्यवहार होने के बाद में भी वो केवल संपत्ति का उपयोग अपने लिए हो, ये उनके मन की कभी धारणा नहीं रहती थी। जो जो संघ कार्य होते थे, विश्व हिंदू परिषद का हो, विद्यार्थी परिषद का हो, सेवा कार्य हो, शिक्षा संस्था के कार्य हो, वैद्यकीय सुविधा के कार्य हो, उन सब के लिए वो लगातार उनके लिए पूरे समर्थन के रूप में तन मन धन से उसके लिए पीछे खड़े रहते थे। उस समय भाऊ साहब लाहने थे, प्रमिला ताई टोपले हमारे काम करती थी, मंत्री भी थी, और मैं बहुत नजदीक से उस परिस्थिति को मैंने देखा है। और इसलिए उन्होंने सहकार क्षेत्र में बैंक के निर्माण के करने की दृष्टि से भी जो सहयोग हो, शिक्षा संस्थाओं का निर्माण करने में और सेवा कार्य में भी, और अपने विचारों के अनुरूप अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने इनिशिएटिव लिया और आज उन्होंने किए हुए यशस्वी कार्य बहुत बड़े बने। और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्हीं के विचारों के आदर्श पर हमारी शिक्षा संस्थाएं हो, हमारी वैद्यकीय सेवाओं के काम हो, या हमारी बैंक हो, और हमारे अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में जो काम थे उसको सर्वव्यापी बनाया, सर्वस्पर्शी बनाया। और अकोला जिले में हमारे संघ के कार्य कोई नहीं तो संघ विचार को और बाद में भारतीय जनता पार्टी के भी कार्य का जो विस्तार हुआ है, यह विस्तार केवल हम जैसे नेताओं के कारण नहीं हुआ है। तो काका जी जैसे कार्यकर्ताओं ने एक नींव के पत्थर के रूप में अपने जीवन में जो कुछ समर्पित किया इस यज्ञ में, और उसके परिणाम के स्वरूप आज हमें यह दिन देखने के लिए मिल रहा है। और इसीलिए कभी कभी मैं याद करता हूं कि काका जी जब काम करते थे तो प्रतिकूलता थी, मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं थी, सरकार का विरोध था, संघ विचार को, संघ कार्य को विरोध करके उसको कुचलने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे समय प्रतिष्ठा, मान, सम्मान कोई नहीं था, सत्ता कोसों में दूर थी, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व था, ना कुछ था। ऐसे स्थिति में उन्होंने अपने विचारधारा के आधार पर उस कठिन स्थिति में कार्य विस्तार करने की लगातार कोशिश की, और इसलिए कार्यकर्ता के रूप में वो हमारे लिए आदर्श है। और ये आदर्श जो है, ये आदर्श स्वरूप उनका मानकर उनके लिए सही श्रद्धांजलि, सही स्मृति यही होगी कि जिस देश के लिए, जिस समाज के लिए उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित किया था, उसी विचारों से प्रेरित होकर अगर हम काका जी के सपने का भारत निर्माण करने में हम लोग भी उसी प्रकार से प्रयास करेंगे तो वही सही अर्थ में उनके जन्म शताब्दी समारोह का भावार्थ होगा और वही उनको सही श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि आज हमारी विचारधारा को, हमारी संगठन को
भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में जो प्रतिष्ठा मिली है, मान सम्मान मिला है, हमारे विचारधारा को जो महत्व मिला है, इसमें काका जी जैसे समर्पित स्वयंसेवक का कार्य हम कभी भूल नहीं सकते। और ये हर बार हम याद करते हैं कि उनके जैसे कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन में जो कुछ इस यज्ञ में आहुति दी, उसके परिणाम स्वरूप आज हमको ये यश दिखा है। और इसकी हर समय हमारे मन में उस प्रकार का भाव रहना कार्यकर्ता के रूप में बहुत आवश्यक है। जहां तक काका जी का ये जीवन था, वो जीवन उन्होंने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए दिया था। हमारा देश हमारी मातृभूमि है। हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। इस राष्ट्र को सुखी बनाना, समृद्ध बनाना, संपन्न बनाना, शक्तिशाली बनाना और विश्व की महाशक्ति बनाना, यही पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चलने वाला कार्य, यही काका जी जैसे स्वयंसेवकों की प्रेरणा थी। स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हमारे प्रेरणा स्तोत्र थे। वो अक्सर एक बात कहते थे कि राजनीतिज्ञ जो होते हुए, जो पॉलिटिशियन होते हैं, दे थिंक्स फॉर 5 years, क्योंकि 5 साल के बाद चुनाव होता है तो चुनाव का विचार करते हैं। और जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण का, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का विचार करते हैं, वो सेंचुरी टू सेंचुरी करते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी ऐसे महान व्यक्ति थे कि उन्होंने संघ की स्थापना करते समय यही भाव मन में रखा था कि पहली बार हम इस बात को सोचे कि हमारा देश इतना बड़ा होने के बाद और इतना अच्छा इतिहास होने के बाद ये देश अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना, और इसलिए ये गुलामी जो हमको आई, इसका कारण क्या है। और जब तक ये कारण हम उसको दूर नहीं करेंगे तब तक ये देश आगे नहीं जा सकता। और इसलिए इस देश को आज सही अर्थ में जो हमारे नागरिक है, जो भविष्य के नागरिक है, युवा है, विद्यार्थी है, उनको संस्कारित करके राष्ट्रभक्ति का विचार देकर एक आदर्श नागरिक के रूप में उनको तैयार करना, व्यक्ति का निर्माण करना, और ऐसे व्यक्तियों के निर्माण कार्य को एक समाज के रूप में निर्माण करना और ऐसे शक्तिशाली समाज से एक राष्ट्र में रूपांतरित करना, यही डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवन दृष्टिकोण थी और यही उनका विचार था। और वही प्रेरणा से ये कार्य चलता रहा। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने उसके लिए अपना जीवन दिया है। आज संघ की स्थापना होने के बाद 1926 से लेकर बाद में 47 के पहले, 47 के बाद अनेक संकटों का संघ ने सामना किया, और आज स्वाधीन भारत में आज संघ का स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री बना है। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री संघ के स्वयंसेवक हैं। पर यह परिवर्तन की प्रक्रिया कोई समाप्त नहीं हुई है। इस राष्ट्र को जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनाते, सुखी, समृद्ध, संपन्न नहीं बनाते, शक्तिशाली नहीं बनाते, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं बनाते, जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता से मुक्त नहीं करते, सामाजिक समता और आर्थिक समता प्रस्थापित नहीं करते, तब तक पूरी तरह से हमारा सपना, हेडगेवार जी का सपना, काका जी का सपना, हम सब, ये स्वयंसेवकों का सपना पूरा नहीं होगा। और इसलिए राष्ट्रवाद ये हमारे विचारों का आत्मा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। तो राष्ट्र की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा हमारे लिए बहुत संवेदनशील विषय है। ये राष्ट्र की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति सतत समर्पित भाव से काम करना, यही हमारी विशेषता रही है। इस राष्ट्र में बहुत संकटें आई। हमारी 3 बार लड़ाई पाकिस्तान से हुई, 1 बार लड़ाई चीन के साथ हुई। इतना ही नहीं तो संकट अनेक आए, भूकंप आए, प्रलय आए, बाढ़ आई, नेचुरल कैलेमिटीज आई। माओइस्ट नक्सलवादों ने हमारे देश में अनेक राज्यों में कितने निरपराध लोगों की हत्याएं की, और पाकिस्तानी सपोर्टेड आतंकवाद ने हमारे देश में कितने बॉम्ब ब्लास्ट किए और कितने निरपराध लोगों की हत्याएं की। और हम लड़ते रहे और हमने हर समय संकटों पर मात करके राष्ट्र विजयी वो हमारा, इस भाव में ये गीत है संघ का, इसी भाव में हम आगे चलते आए। आज हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, और कोविड-19 भी एक संकट है, विश्व के ऊपर है। और मेरा विश्वास है कि ये भी संकट से हम लोग निश्चित रूप से मात करेंगे। हमने जब इतने 47 के पहले अनेक संकटों पर मात की, उसके बाद में भी मात की है, तो ये भी संकट कठिन है,
पर इसके ऊपर मात करना असंभव नहीं है। हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई अभी हमको लड़ाई भी जीतनी है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमको गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए रोटी, कपड़ा और मकान सबको मिले, गरीबी दूर हो, बेरोजगारी निर्माण हो, बेरोजगारी दूर हो, रोजगार मिले। और मैं आज एमएसएमई का मंत्री हूं और मैं चाहता हूं कि आज हमारे शहरों में नहीं तो गांवों में इंडस्ट्री तैयार हो, हर ग्राम पंचायत में इंडस्ट्री हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छा कॉलेज हो, अच्छा अस्पताल हो। केवल स्मार्ट शहर नहीं तो स्मार्ट विलेज बने। अब गांव से किसी को शहर में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी बदली है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी हमारा भविष्य है और दोनों का उपयोग करके हम प्रगति और विकास की ओर जाएंगे। गांव में कोई गरीब नहीं होगा, यही हमारी कल्पना है, यही हमारी विजन है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं और वही नॉलेज, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारे देश का भविष्य है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। अब हमारा देश भी धनवान बनना चाहिए है और हमारी जनता भी धनवान बननी चाहिए। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और उसके साथ साथ हमारा कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, हमारा वन क्षेत्र, जंगल का क्षेत्र और विशेष रूप से जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित हमारी विचारधारा राष्ट्र के पुनर्निर्माण की और एक तरफ ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करना और हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत का आधार, हमारी परंपरा, जो अच्छी परंपरा है उनको साथ लेकर विज्ञान का, तंत्र विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में हमको आगे जाना है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये दोनों का समन्वय रखकर सबसे महत्वपूर्ण बात जो संघ के संस्कारों से मिली है वो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति और मूल्याधिष्ठित हमारी जो जीवन पद्धति है, परिवार पद्धति है, वो मूल्याधिष्ठित है। और ये मूल्य क्या है, मुझे याद आ रही है काका जी के समय हमारे खमगांव के धीरज सहस्त्रबुद्धे थे और वो भी संगम में बहुत अच्छे विचारक थे। उनका एक जीवन मूल्य करके मराठी में बहुत सुंदर किताब है कि मूल्य क्या होते हैं। सच बोलना, तो लोगों की सेवा करना, विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाते समय ये जो जीवन मूल्य है उसके संस्कार ग्रहण करके आर्थिक प्रगति और विकास की ओर आगे जाते हुए इन मूल्यों के आधार पर समाज की रचना करना और राष्ट्र की रचना करना उतना ही आवश्यक है। आर्थिक संपन्नता मिलेगी, पर जहां जहां आर्थिक संपन्नता मिली है उन देशों में और उन परिवारों में भी नई समस्याएं पैदा हुई है। पैसा आवश्यक है, पर पैसा जीवन का, संपत्ति जीवन का साधन है, पर साध्य नहीं हो सकता। नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ऐसे विवेकानंद जी ने कहा है। और इसलिए हमें भौतिकवादी साधनों का विकास करना देश के विकास के लिए आवश्यक है, साधन संपत्ति का विकास करना आवश्यक है, पर साधन संपत्ति के साथ मूल्याधिष्ठित संस्कार पद्धति उतनी आवश्यक है जो काका जी के जीवन में हमने देखी। व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने आर्थिक दृष्टि से अपने उद्योग व्यापार में प्रगति की और ईमानदारी से, सचोटी से, ऑनेस्टी के साथ व्यवहार किया। व्यापार में 2 पैसे कमाए पर कोई लांछन नहीं लगा सका। सोने चांदी का व्यापार करते समय कितने प्रकार में लोग आते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूं कि ये सोने चांदी का व्यवसाय जो होता है, ये शोरूम कितनी चकाचक है इस पे नहीं चलता। तो ये व्यवसाय करने वाले जो मालक है उनकी विश्वसनीयता कितनी है, ईमानदारी कितनी है, क्या वो हमको ईमानदारी से कैसा काम करते हैं, इसके आधार पर चलता है। और इसीलिए काका जी ने स्थापन किया उद्योग, जो व्यापार था वो विकसित हुआ। और मुझे विश्वास है कि मदन लाल जी हो, गोपाल जी हो और आज की सब पीढ़ी भी काका जी ने बताए हुए जीवन मूल्यों के आधार पर चल रही है कि हम किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, फंसाएंगे नहीं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, ये भी एक मूल्य है। और मुझे अगर पूछेंगे तो टेक्नोलॉजी और संपत्ति से ज्यादा विश्वसनीयता ये सबसे बड़ा कैपिटल है। और इसलिए भविष्य के पीढ़ी में इन संस्कारों को निर्माण करते हुए
ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग करते हुए आर्थिक संपन्नता के साथ सामाजिक आत्मनिर्भरता के साथ हमारे समाज को, हमारे देश को मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति से आदर्श समाज के रूप में भी परिवर्तित करना। सबको रोटी कपड़ा मकान भी मिले, समृद्धता है, संपन्नता है, एयरपोर्ट बने, रेलवे स्टेशन बने, बड़े हवाई जहाज आए, इंडस्ट्री आए, सब कुछ डेवलप हो। और उसके साथ 3 बातों में महत्वपूर्ण बातों का हमने विचार किया है: इथिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। इथिक्स यानी सिद्धांत, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जो है हमारा पर्यावरण, हमारा सस्टेनेबल जीवन, आत्मनिर्भर जीवन बनते समय वो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्त हो, हमारे यहाँ पेड़ की कटाई ना हो, ग्रीनरी तैयार हो। और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी बने, हम इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एक्सपोर्ट करने वाले बने। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, तो हमारे ऊपर दुनिया डिपेंड होगी, पर हम आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, सामर्थ्यशाली भारत और शक्तिशाली भारत का निर्माण करेंगे। भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से तो देश को मुक्ति देंगे ही, पर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के आधार पर, इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर हम इस देश का निर्माण करेंगे। यही हमारा सबका सपना है और यही काका जी का सपना था, यही संघ स्वयंसेवकों का सपना था, यही डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना था और यही गांव में काम करने वाले छोटे छोटे कार्यकर्ता जो गरीब है, गांव में काली टोपी पहनकर आज भी गांव में जाते हैं। मुझे याद है अर्जुनराव वानखेड़े भगवी टोपी पहनकर आते थे। किशनलाल जी संचेती और अर्जुनराव वानखेड़े दोनों भगवी टोपी पहनते थे। तब बुल्ढाना जिले में जाते थे तो सब भगवी टोपी पहने हुए लोग दिखते थे, क्योंकि वो विचारधारा के प्रति वो समर्पित थे। पूरा जीवन उन्होंने उसके लिए दिया था और मुझे बहुत नाज है, अभिमान है। और मैं हर समय याद करता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं वो मेरे कारण नहीं हूं। जो कुछ हमें अवसर मिला है वो केवल मेरे कर्तृत्व के और गुणवत्ता के कारण नहीं मिला है। ये जो कुछ हमें मिला है, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इसका कारण मेरे परिवार के जो लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों ने, काका जी जैसे होंगे, अर्जुनराव वानखेड़े जैसे हो, बाबू साहब लाने जैसे हो, हमारे किशनलाल जी जैसे हो, बाबू साहब फुनकर चले गए। मुझे मालूम है अकोला, बुल्ढाना जिले में कितने कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया था। इन सब लोगों ने प्रतिकूल परिस्थिति में जो काम किया है, उन्होंने इस विचारधारा को, इस संगठन को प्रतिष्ठा दिलाई है और उनके प्रयासों के कारण हमारे जैसे, मेरे जैसे, संजय धोत्रे जैसे ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं को आज प्रतिष्ठा, सम्मान मिली। ये हमारे कर्तृत्व की और गुणवत्ता की जीत नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का समर्पण है। पर अभी भी उनका सपना पूरा नहीं हुआ है। आत्मनिर्भरता का सपना पूरा नहीं हुआ और सुखी, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र का भी सपना पूरा नहीं हुआ। आज भी हमको आगे जाना है, चरैवती चरैवती, चलते रहना चाहिए। यही परम पूजनीय गोविलकर गुरु जी का मंत्र था, जो डॉक्टर हेडगेवार जी और गुरु जी, इनके लिए भगवान के रूप में काका जी जैसे लोग मानते थे। उन्हीं के विचारों के आकर हमने ये कार्य काका जी तक एक पीढ़ी ने किया, फिर काका जी के बाद दूसरे पीढ़ी ने किया, अब हम तीसरी पीढ़ी करेंगे। और ऐसी पीढ़ियां से पीढ़ियां इस देश के निर्माण के लिए काम करती रहेगी और उसमें हमारा योगदान, हम जैसे जो जो लोग, हम काका जी की आज जन्म शताब्दी कर रहे हैं, हमको इस विचार को लेकर, काका जी की, जिसलिए काका जी जिए थे, इस विचार को आगे लेकर जाना है और हमारे भाषणों से नहीं, कृति से वो विचार अनुकरण करना है उसका। ये भाव जब हमारे मन में होगा तो ही मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम सब लोगों ने उनके लिए जो जन्म शताब्दी बनाई है, आज बना रहे, उसका हमने, अगर उसका जो कुछ हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम किया तो उसका निश्चित रूप से यथार्थ से वो उचित होगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का मौका मिला। मैं काका जी के स्मृति के लिए उनको बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। अभी मैंने मेरे यहाँ फोटो जो है, उस फोटो पर गुलाब के पुष्प अर्पण करके मैंने अभी यहाँ उनको आदरांजलि दी है। आप सबको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। कोविड का समय है, हम सब लोग अच्छा बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए, नहीं तो मैं अकोला आता, तो मैं भी इस स्थिति में क्षमा प्रार्थी हूँ। पर इस परिस्थिति में भी हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये कार्यक्रम किया, काका जी का अभिवादन किया है और जन्म शताब्दी समारोह समिति ने ये कार्यक्रम करके अब साल भर इसके और कार्यक्रम होंगे और आगे भी होते रहेंगे, इसके पहले भी हुए। और मुझे लगता है कि ये विचार
जिसके पीछे काका जी ने अपने जीवन दिया था, ये विचार इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। राष्ट्र विजयी हो हमारा यही, और संकटों पर मात करके राष्ट्र विजयी हो हमारा, यही हमारा है, हमारा विचार है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें। हमारे गीतों से वही संस्कार हमको मिला है और हम सब लोग मिलकर यही कार्य आगे करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ काका जी को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। आपके प्रेरक हमें हमेशा ही प्रेरणा देंगे, हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे तथा प्रकाशित करेंगे। संपूर्ण विश्व से हजारों युवा तथा छात्र इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। उनके मन में कुछ आशंकाएं तथा कुछ प्रश्न हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उनका समाधान करें। सर्वप्रथम भवानी प्रसाद श्री विद्यारण्य आवास विद्यालय रामपुर तेलंगाना से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी, आत्मनिर्भर भारत के लिए आप किन किन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना चाहते थे? ऐसा है कि समाज के सर्वांगीण क्षेत्रों में, चाहे डिफेंस का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे एमएसएमई का हो, चाहे एग्रो एमएसएमई का हो, सभी क्षेत्र में हमें किसी क्षेत्र में इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हमें एक्सपोर्ट करने की क्षमता पैदा होनी चाहिए। हमारे देश में जो लगेगा वो तो तैयार करेंगे ही, उल्टा हम एक्सपोर्ट करेंगे। इस प्रकार का सभी क्षेत्र में, सर्वांगीण क्षेत्र में काम करना है। पर ये उद्योग और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विषय नहीं है। शिक्षा से लेकर हेल्थ सर्विसेज तक, यहां भी हम गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छे से अच्छी सेवा मिले। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे हेल्थ सर्विसेज में हम ऐसे अस्पताल बनाए कि दुनिया के लोग उपचार लेने के लिए भारत में आए। आज अमेरिका में 10 डॉक्टर में 4 डॉक्टर भारतीय हैं। मुझे यही लगता है कि हर क्षेत्र में, हर छोटे बड़े क्षेत्र में हम प्रथम क्रमांक प्राप्त करके आगे जाए, यही संकल्पना जो है, यही हमारी इसके पीछे है। और ये आप बहुत आसानी से जो क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें आप समझ लेंगे कि इसमें हमारे देश में और क्या क्या करना है, और उस सोच को रखकर आप काम करते रहे और उसमें से कुछ बातें आगे निकल जाए तो आत्मनिर्भर भारत में ये आपका योगदान होगा। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती रहेगी। हम आगे बढ़ते रहेंगे, प्रगति विकास की ओर आगे जाएंगे और प्रगति विकास के ऐसे शिखर को हम सर करेंगे कि विश्व में प्रथम क्रमांक पर पहुंचेंगे, तो ही हमारा ये सपना पूरा होगा। धन्यवाद महोदय। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं पुणे से शिशिर जोशी। अगला प्रश्न पुणे से पूछ रहे हैं शिशिर जोशी। उनका आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट करिए शिशिर जोशी जी। शिशिर जोशी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नई दिल्ली से आशु भूतानी सरस्वती बाल मंदिर राजौरी गार्डन से अपना प्रश्न पूछने जा रहे हैं। जी, जय हिंद मान्यवर। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आजादी के पश्चात शिक्षा का उद्देश्य अंक प्राप्ति एवं अधिक धन प्राप्ति रहा है। नई शिक्षा व्यवस्था क्या आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य में एक उम्मीद की किरण है? यदि हाँ, तो कैसे? ठीक है, पहली बात तो ऐसी है कि शिक्षा इसलिए होती है कि शिक्षा के संस्कारों से व्यक्तियों का निर्माण होता है। शिक्षा का संबंध रोजगार से भी है, इसलिए व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण, स्किल डेवलपमेंट, ये भी उतना ही आवश्यक है क्योंकि उसके सिवा इकोनॉमी में रोजगार नहीं मिल सकता। तो एक तरफ शिक्षा रोजगार हासिल करने के लिए जितनी आवश्यक है, उतनी ही शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित करके आदर्श व्यक्ति बनाने के लिए भी आवश्यक है। हमारे माता पिता घर में हमारे पर संस्कार करते हैं और उधर संस्कार करने से हमारे व्यक्तित्व को एक आकार मिलता है।
शिक्षा में हमने बहुत अच्छी डिग्री हासिल की, मेरिट में पास हुए, पर हमारा व्यवहार अगर ऐसा रहेगा और कोई गलत काम हम करेंगे तो शायद नॉलेज हमको परफेक्ट मिला पर हमारा व्यवहार आदर्श नहीं है, मुश्किल होगी। ईमानदारी, ऑनेस्टी, परिवार के प्रति संवेदनशीलता, बड़ों का आदर करना, सच बोलना, फ्रॉड काम नहीं करना, गलत चीजें नहीं करना, ये है मूल्य। और मूल्यों के संस्कारों से भी व्यक्ति बनता है और नॉलेज से बनता है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च की एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। और ऐसा नॉलेजेबल देश निर्माण करते समय इतिहास, संस्कृति और विरासत, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर लोकमान्य तिलक, स्वतंत्रवीर सावरकर तक, महात्मा गांधी तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक, डॉक्टर अडियार जी तक, हम लोग निश्चित रूप से ये भी सोचे कि हमारे मूल्यों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर व्यक्ति का निर्माण कैसे हो। एक आधे घर में एक आधा लड़का खूब होशियार है बिजनेस में, पर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है, तो क्या उपयोग है उसकी विद्वत्ता का। विद्वत्ता के साथ शालीनता भी चाहिए, विद्वत्ता के साथ नम्रता भी चाहिए और विद्वत्ता के साथ संवेदनशीलता भी चाहिए। समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता नहीं होगी और व्यक्ति कितना भी विद्वान होगा वह एक तरफी विकास है। और इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर डेवलपमेंट, जिसमें ज्ञानार्जन भी हो, अर्थार्जन भी हो और हमारा व्यवहार भी उसके अनुरूप हो, ऐसे आदर्श व्यक्ति के रूप में हम समाज में तैयार हो। इन तीनों सभी बातों को इकट्ठा होकर जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा, उसी से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम जो जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें हम लोग विश्व में प्रथम क्रमांक पर जाए। हम इंपोर्ट करने वाला नहीं, एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। अभी जैसे हमारे यहाँ 1 एकड़ में समझो 6 क्विंटल सोयाबीन होता है और अमेरिका में 30 क्विंटल होता है। तो हम हमारे किसानों को 30 क्विंटल सोयाबीन जब तैयार करने की टेक्नोलॉजी देंगे तो हम आत्मनिर्भर किसान यानी आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। तो हमें सभी क्षेत्रों में जो सबसे अच्छी प्रगति का लैंडमार्क है वहां तक हमको जाना है और वो हम सब लोग उस क्षेत्र के लोग प्रयास करेंगे, आगे आएंगे तो हम एक तरफ से समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर भारत यानी सुपर इकोनॉमिक पावर की ओर जाएंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, यही भाव उसमें है। धन्यवाद। इसके पश्चात हरीश शर्मा भोपाल से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। हरीश, अपना माइक्रोफोन ऑफ करके अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है कि आज व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले ज्यादातर विद्यार्थी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में एक अच्छी नौकरी करने का सपना देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार करने हेतु कैसे विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर व्यवसाय तथा राष्ट्र का ही प्रेरणा मिल सकती है? देखिए, आपने नौकरी कहाँ करना ये आपका प्रश्न है। इस देश में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना, एफडीआई यानी फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट लाना, ये आज के इकोनॉमी के लिए आवश्यक बात है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या लिक्विडिटी की है और इसलिए जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी उतनी हमारी इकोनॉमी का व्हील गतिशील होगा। वो लाना चाहिए, वो करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, आर्थिक रूप से देश को मजबूत करना चाहिए। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि इसमें जो लोग आगे आते हैं उसमें 2 प्रकार की बातें हैं। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, पर इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। मैं मानता हूं कि जितना मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री मैनेजमेंट सब महत्वपूर्ण है, एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है पारिवारिक माहौल से या दोस्त मित्रों से या जहां आप काम करते हैं वहां से। अभी जैसे काका जी अच्छे सफल व्यवसायी थे तो उनमें एंटरप्रेन्योरशिप थी, तो उन्होंने चांदी सोने के इसके व्यवसाय को डेवलप किया, पर ये एंटरप्रेन्योरशिप उनके पास थी तो वो कोई इंजीनियर नहीं थे।
गोल्ड और सिल्वर को कन्वर्ट करने के टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं थे, पर उनमें एंटरप्रेन्योरशिप थी, और एंटरप्रेन्योरशिप ने टेक्नोलॉजी को भी लाया, रिसोर्सेस को भी लाया, और दोनों के कारण वो आगे गए। तो आज समाज में नौकरी करने के बजाय नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा, मैं रोजगार तैयार करूंगा, और ग्रामीण कृषि क्षेत्र में मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, ऐसे कहने वाले लोग अगर आएंगे, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि मैं नौकरी करूंगा अच्छे जगह, ये सपना मत रखिए। मैं नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनूंगा, और हजारों लाखों लोगों को उनके जीवन का मार्ग दिखाऊंगा, और मैं भी कमाऊंगा और उनको भी कमाने के लिए दूंगा। ये भाव से काम करेंगे तो और हमारी प्रगति और विकास आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से और आगे जाएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं साहिल खंडेलवाल कोयम्बतूर से। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि आज भारत में ज्यादातर विद्यार्थियों की परिस्थिति ऐसी है कि वो अपना पैशन और अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, तो इन विद्यार्थियों को कैसे अपना सपना पूरा करने की स्वतंत्रता मिलेगी और उसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा आईएएस पास करके कलेक्टर बना है, जिसके घर में अभ्यास करने के लिए लाइट नहीं थे। अवसर सबको मिलते हैं। There are some people who convert problems into opportunities, and there are some people who convert opportunities into the problems. मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूं कि अवसर सबके पास है। आपको यश नहीं मिलता इसका मतलब आपका नसीब खराब है, ऐसा नहीं है। अगर आपको इच्छित यश नहीं मिला है तो इसका अर्थ आपके प्रयास कम पड़े हैं और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, ये उसका अर्थ है। हम मेहनत करते रहे, चलते रहे, हमें यश मिलेगा, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो। तो मुझे लगता है कि हमें समाज में सभी प्रकार का स्वातंत्र है और सभी प्रकार के मार्ग हमारे लिए खुले हैं। किस मार्ग से जाना, क्या करना, ये हमें तय करने का अधिकार है। कोई सरकार बंधन नहीं डालती कि आप ये करो मत। जो वैधानिक व्यवसाय है, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए आपके अधिकार है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। तो मुझे लगता है आप आपके जीवन में तय करिए और आपके जीवन की योजना बनाइए। पर हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे में से बहुत से लोगों का जीवन ऐसा है कि मैं तो चला जिधर चले रास्ता। उनका जीवन निश्चित नहीं है, वो रास्ता जैसे जाता वैसे जाते रहते हैं। और कुछ लोग कौन से रास्ते से कहाँ का जाना, अपना रास्ता निश्चित रूप से तय करते हैं और वहां पलटते हैं और अपने इच्छित जगह पर जाते हैं। तो आपने अगर जो इच्छित जगह जाने का तय किया, उस रास्ते को चुनने का अधिकार आपको है, वो चुनिए, प्रयास करिए, मेहनत करिए। कोई सफलता असफलता आखिरी नहीं होती। असफलता में ही सफलता का राज छिपा हुआ रहता है। और मेहनत करें कि हमारे प्रयास कम पड़े इसलिए हम सफल नहीं हुए, और आगे मेहनत करें और आगे जाए। अंतिमता हम लोग यशस्वी होंगे और आगे जाएंगे। इसी भाव में जाना चाहिए। एक बात जरूर करिए, नकारात्मकता, फ्रस्ट्रेशन, निराशा और भविष्य भगवान ने दिया नहीं दिया, इसके ऊपर डिपेंड मत रहिए। सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो करी रथयाचे, यानी जो सामर्थ्य से प्रयास करेगा उसका ही भविष्य है। तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रयास करते रहे, चलते रहे, जाते रहे, काम करते रहे, और निश्चित रूप से हमको यश मिलेगा। और मैं ये मानता हूं कि कहीं उसमें सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। वो कविता थी ना, असफलता को चुनौती मानो, चुनौती के रूप में स्वीकार करो और आगे जाओ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की ये वो कविता थी, मैं बहुत हमारे वेबिनार में सबको बताता हूं कि आज की स्थिति में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और दूसरी कविता थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तीसरी भाव कविता में अच्छी थी, हम होंगे कामयाब। पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ, हम आत्मविश्वास के साथ हम लोग विजयी होंगे और निश्चित रूप से हमारे इच्छित स्थल पर जाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम आगे जाएंगे। ऐसा कहकर आप आगे जाइए, आप निश्चित रूप से यशस्वी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। अगला प्रश्न
काठी उधमपुर से श्रवण पूछना चाहते हैं। श्रवण, अपना प्रश्न पूछिए। Sir, my question is, what are your plans to make Union Territory Jammu Kashmir self-reliant and youth of J&K prosperous? And can you give a brief that how should J&K youth get better opportunities in own UT in different private and public sectors, sir? अभी तो बहुत बड़ा विषय है ये। मैं 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ जम्मू कश्मीर में। अभी कल ही हमने टेंडर रिसीव किया, 8,000 करोड़ की एक टनल बना रहे जोजिला करके, लद्दाख और लेह को जोड़ने के लिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 4 बातें कहीं भी जरूरी होती है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 बातों के बिना विकास नहीं होता। तो भारत सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। दूसरी बात है कि जम्मू में सेफ होता है। हाई एल्टीट्यूड पे जो हनी होता है उससे उसका अमेजोन के साइट पर 6,000 रुपए किलो का रेट है, और मैं वो हनी के लिए मैं 10 गुना बजट बढ़ाया और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। अभी अमेजोन का मैं 4-5 दिन पहले कार्यक्रम में था। वो 60,000 करोड़ के हमारे इंडियन मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने टारगेट दिया है कि आप 5 लाख करोड़ करिए। तो जम्मू कश्मीर में हमने वहां की परिस्थिति को ध्यान में लेकर अनेक योजनाएं तैयार की है। वो बहुत योजनाएं हैं, कभी आप डिटेल में हमारे डिपार्टमेंट से लेंगे तो मिलेगी। और वहां आर्थिक दृष्टि से होटल्स, रेस्टोरेंट्स आने चाहिए, इको टूरिज्म डेवलप होना चाहिए, एडवेंचर स्पोर्ट डेवलप होने चाहिए, बर्फ के ऊपर के अनेक खेल स्पोर्ट्स है वो शुरू होने चाहिए, और वहां रिसोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट के कारण रोजगार निर्माण होगा। टूरिज्म में बहुत बड़ी संभावना जम्मू कश्मीर में है, और टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है कि 49% इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है। अभी तक जम्मू में ऐसा था कि कोई होटल वाला जगह ही नहीं खरीद सकता था, ताज, ओबेरॉय, कोई बड़े होटल, क्योंकि 370 के कारण अनुमति नहीं थी। अब जम्मू कश्मीर खुला है, IIT खुल रही है, एम्स खुल रहे हैं, ऑफिसेस खुल रहे हैं, उद्योग व्यवसाय खुल रहे हैं, रिसोर्ट्स खुल रहे हैं। क्योंकि किसी को इन्वेस्टमेंट करेगा वो लैंड तो लेगा, नहीं तो कहाँ होटल डालेगा। तो अब बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट खुला है और जम्मू कश्मीर का विकास होगा। उसका बहुत अच्छा प्लान भारत सरकार ने बनाया है, और सभी दृष्टि से मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर आने वाले समय में बदल जाएगी। धन्यवाद। अगला प्रश्न कनाथ शर्मा स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन, कोटा, राजस्थान से पूछने जा रहे हैं। कनाथ। आदरणीय मंत्री महोदय, आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है कि शिक्षा में विद्यार्थी को जीवन जीने का कौशल, अर्थार्जन का कौशल तथा राष्ट्र व समाज में उसे उपयोग में लाने का कौशल होना चाहिए। अतः क्या उक्त बातों का नई शिक्षा नीति में समायोजन होगा? आप जितने बातें कह रही वही नई शिक्षा नीति में भी आए हैं, और आपने जो नहीं की वो भी बहुत सी बातें आई है। मूलतः शिक्षा लेना यानी केवल नौकरी हासिल करने के लिए नहीं है। शिक्षा, नॉलेज ये पावर है, और आपको मालूम है कि नॉलेज एज ए पावर, इसका उपयोग हम समाज के दुखों को, देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका उपयोग करें, और 2 पैसे जरूर कमाए भी, क्योंकि पैसा कमाना गुनाह नहीं है। सनदशील मार्ग से पैसा कमाना ये आपका अधिकार है, पर इसके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नॉलेज बहुत जरूरी है, और उसको हासिल करके जाए। और अच्छा उद्योगपति, अच्छा आदमी भी होना चाहिए, अच्छा इंसान भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो बातें मैंने कही उसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात की, कि एकांगी नहीं है। मैं बहुत मेरिट में आता, दिन भर अभ्यास करता, चश्मा लग गया 22 साल की उम्र में, दिखता नहीं, तबीयत खराब है, वीक है, ऐसा नहीं होता। खाना चाहिए, पीना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, शरीर भी अच्छा होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, अध्ययन भी करना चाहिए, व्यवसाय भी करना चाहिए, पैसे भी कमाना चाहिए, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, सांस्कृतिक कलाएं, उसका भी आनंद लेना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन में नमक भी होता है, तीखा भी होता है, स्वीट भी होता है। अगर एक समझो कि स्वीट बहुत अच्छा है तो पूरे भोजन में 100% स्वीट ही है, तो मजा आएगी क्या? जी। तो स्वीट वाला बोलेगा थोड़ा नमक चाहिए। वैसा इंटीग्रेटेड अप्रोच में अप्रोच रखकर पूरी डेवलपमेंट हो। और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट की परीक्षा पास होना यानी जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। आप अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे पुत्र के रूप में अपने माता पिता परिवार के प्रति कितना आदर्श व्यवहार करते हैं, समाज के गरीब शोषित पीड़ित के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं,
दूसरों के प्रति जो जीवन मूल्य है, ऑनेस्टी, जो ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, सब गुणों का बारे में जो जीवन मूल्य होते हैं उसके साथ आपके जीवन में कैसा व्यवहार करते, ये भी परीक्षा में जो सही में पास होंगे, वो जीवन की अंतिम परीक्षा है, उसको भी हमने पास होना चाहिए। केवल पैसा कमाना है ये इतना ही मकसद नहीं है, केवल नॉलेज कमाना बस, बाकी कुछ नहीं होना, ऐसा नहीं है। सब बातों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना, यही हमारे देश की और समाज की अपेक्षा आप सब लोगों से होती है। धन्यवाद। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं आशीष जाजू, जो व्यवसाय से अध्यापक है। आशीष जी, आपका प्रश्न पूछिए। आखिरी नमस्कार मैडम, ये आखिरी 2 सवाल, फिर अभी और है। मेरा प्रश्न जी ये है, सर, 2 ही सवाल है अभी। ठीक। जब भी विद्यार्थी काल के अंदर हम होते हैं, हाँ पूछिए पूछिए आशीष जी। आशीष जी पूछिए। हाँ पूछिए, आवाज आ रही है अभी। आशीष जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, आशीष जी बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या परिवर्तन हो, या शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या समायोजित किया जाए ताकि विद्यार्थी जब किसी सक्षम स्तर पर पहुंचे तो वो राष्ट्रभाव को प्रथम स्थान पर रखकर कार्य करे। आपके स्कूल में काका जी जैसे स्वयंसेवकों ने, देशभक्तों ने अनेक संस्थाएं स्थापन की। वहां शिक्षा के साथ साथ बाकी भी बातें पढ़ाते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, सामाजिक दायित्व के, राष्ट्रीय दायित्व के, उससे भी व्यक्ति निर्माण होता है। तो हमारे आगे पीछे बाजू बाजू बहुत अच्छी बातें होती है। अच्छी बातों को संग्रहित करके अपने जीवन में स्वीकार करना, और जो जो बुरी बातें हैं उसको हमने छोड़ना, यही अच्छा व्यक्ति बनाने का, व्यक्ति निर्माण का कार्य होता है। और ऐसा होता है कि मैं बहुत बार ये कहता हूं कि बहुत एक दूर से जिन लोगों को देखते हैं और मन में लगता है कि वो बहुत बड़े व्यक्ति है, उनके नजदीक जाने के बाद व्यवहार में पता चलता है कि मैं जिनको बहुत बड़ा समझ रहा था वो बहुत छोटे हैं, और दूर से मैं जिनको बहुत छोटा समझ रहा था, जो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, उनके नजदीक जाने के बाद उनके चाल चलन, व्यवहार और चरित्र से पता चला कि ये बहुत बड़े हैं। तो अच्छाई पर किसी की पेटेंट नहीं है। अच्छाई जो है उसकी कॉपी करने का सबको अधिकार है। आप में कोई अच्छाई होगी तो उसकी कॉपी मैं करूंगा, मेरे में कोई अच्छाई होगी तो उसकी कॉपी आप करिए, और दोनों मिलकर अच्छाई के गुणों को व्यक्तित्व में बढ़ाते जाइए, उससे ही अच्छे व्यक्ति निर्माण होंगे। और इसलिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सर्वांगीण उन्नति और विकास, इसमें सभी बातों का विचार करिए। आपका शरीर भी अच्छा होना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको अच्छा भोजन भी मिलना चाहिए, आपने अच्छा पढ़ना भी चाहिए, मेरिट में भी आना चाहिए, और स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में भी अच्छा रहना चाहिए, सेवा का भी काम करना चाहिए। और इस प्रकार का एक अच्छा डायनेमिक लीडरशिप जिसको कहते हैं, वैसे डायनेमिक व्यक्तित्व आपका निर्माण होगा। तो ऐसे व्यक्तित्व ही देश को और समाज को समृद्ध संपन्न बनाते हैं, और ये प्रक्रिया ईयर्स टू ईयर चलती है। और जो संघ में गए, विद्यार्थी परिषद में गए, अपने परिवार में गए, अच्छी शिक्षा संस्थाओं में गए, वहां से 8-8, 10-10 साल कार्य करने के बाद, पढ़ने के बाद वो एक अलग अच्छे व्यक्ति हुए। यही प्रेरणा और यही उसकी उनसे अपेक्षा होती है। धन्यवाद। हमारा अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं मुंबई से वरद जोशी। Good afternoon, sir. So, being a second-year technical student, what should be my role towards contributing for the Atmanirbhar Bharat goal in these testing times? Thank you, sir. पहले आपके जीवन में आप आत्मनिर्भर बन जाइए, अच्छी पढ़ाई लीजिए, अच्छी नौकरी या अच्छा व्यवसाय करिए। आप देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन।
और जितने व्यक्ति है उतने प्रश्न है देश के लिए। तो मैं इतना ही हम लोग करें कि भाई मैं देश के सामने प्रश्न नहीं रहूंगा। तो पहली बात, आप अच्छा बनिए, अच्छा रोजगार कमाइए, परिवार की चिंता करिए और सेवा भाव से लोगों को भी मदद करिए। आप अच्छे बनेंगे, समाज अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा। तो पहले परिवर्तन की शुरुआत आपसे करिए, फिर धीरे धीरे आपकी ताकत के अनुसार बढ़ते जाएंगे, वैसे समाज में वो काम करते जाइए और आगे जितना आपकी क्षमता है उतना अच्छा काम करिए। आप पहले प्रायोरिटी आपके ऊपर रखिए और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग तैयार हो जाएंगे तो हम एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, आत्मनिर्भर भारत वैसे ही बन जाएंगे। धन्यवाद। मैं सम्माननीय श्री गोपाल जी खंडेलवाल, अध्यक्ष आयोजन समिति, इनसे अनुरोध करती हूँ कि वे इस उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रकट करें। मैं हृदय से नामदार श्री नितिन जी गडकरी जी का अभिवादन करता हूं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, शिक्षा जीवन के लिए, जीवन राष्ट्र के लिए, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम, आज नितिन जी ने बहु प्रश्नों को इतना प्रेरणादायी तरीके से हमको संबोधित किया है, बच्चों को संबोधित किया है कि जन्म शताब्दी का ये उद्घाटन समारोह है, ये सही मायने में बच्चों को प्रेरणादायी, आने वाले जीवन में दिशा देने वाला इतना अच्छा मार्गदर्शन सन्माननीय केंद्रीय मंत्री नामदार श्री नितिन जी से मिला है। मैं आयोजन समिति के अध्यक्ष के नाते उनका हृदय से आभारी हूँ कि बहुत ही अच्छा उद्बोधन इस अवसर पर, उद्घाटन के अवसर पर आपका हमें मिला है। मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा। इसी भाव के साथ पुनश्च आपका मनपूर्वक धन्यवाद। यही प्रेरणा के शब्द आपके हमें हमेशा याद रहेंगे। इस कार्यक्रम में आपके अतुल्य योगदान तथा मार्गदर्शन के लिए मैं आयोजन समिति की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। देश विदेश से हमसे जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का भी मैं धन्यवाद देती हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। उनके लिए एक सूचना है, जो सब व्यूअर्स हमारे YouTube तथा Facebook से हमारा यह कार्यक्रम ऑनलाइन देख रहे हैं, उन्हें अनुरोध है कि फीडबैक में के चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक दी गई है। कार्यक्रम के पश्चात वे सब अपना फीडबैक सबमिट करें। इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए मैं सभी विशेष व्यक्ति तथा छात्र, इन सब का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और इसी के साथ यह जन्म शताब्दी का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। धन्यवाद।